102 डिग्री बुखार, हाथ कांप रहे हैं, सिर घूम रहा है और उसे चाय बनानी है, क्योंकि ससुराल में बहू की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, चाहे जान क्यों ना निकल रही हो। ये सुमन है, 28 साल की। इसे देखिए अच्छे से, क्योंकि शायद आपको अपनी माँ दिखे, अपनी बहन दिखे, अपनी बीवी दिखे या खुद आप दिखे। 3 साल पहले ये हंसना जानती थी, गाना गाती थी, सपने देखती थी। आज ये बस जी रही है। जीना नहीं, बस सांस ले रही है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी ने मारा नहीं, चिल्लाया नहीं, हाथ भी नहीं उठाया। फिर ये टूट कैसे गई? नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर मारा नहीं, डांटा नहीं तो समस्या क्या है? एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है ना ससुराल में। मैं आपको सुमन की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, शुरू से अंत तक। और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ये कहानी अपनी लगेगी, बहुत पर्सनल लगेगी। देखो, मैं जानता हूं कि बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, ससुराल है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। हमारे समय में भी यही होता था। हाँ बिल्कुल, आपके समय में भी होता था, पर गलत चीज बार बार होने से सही नहीं बन जाती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले 20-25 मिनट मुझे दीजिए। और हाँ, अगर आप एक बेटा हो, एक पति हो या एक ऐसा इंसान हो जिसने कभी अपनी माँ और बीवी के बीच कंफ्यूज्ड महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सुमन की कहानी। ये है शर्मा निवास, दिल्ली के एक मिडिल क्लास एरिया में। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, बस एक नॉर्मल घर जहां एक नॉर्मल फैमिली रहती है। और नॉर्मल फैमिलीज में ही तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानियां होती हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक दिखता है, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर अंदर तो तूफान चल रहा है, बस किसी को दिखाई नहीं देता। सुबह के 6 बजे थे। अलार्म बजने से 3 मिनट पहले ही सुमन की आंखें खुल गई थीं। ये उसका रूटीन बन गया था पिछले 3 सालों से। कभी कभी वो सोचती थी, क्या ये हैबिट है या बॉडी का जिम्मेदारी के बोझ के आगे दब जाना। शर्मा निवास, एक 2 कमरों का छोटा सा घर, पीले पेंट की दीवारें जहां जगह जगह डैम्प के निशान थे, खिड़कियों से रोशनी कम, पड़ोसियों की आवाजें ज्यादा। पर सुमन के लिए ये घर दुनिया था, उसका अपना घर, जहां उसने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो बिस्तर से उठकर चुपके से उठी ताकि रवि की नींद न टूटे। बालों का जूड़ा बनाया, मांग में सिंदूर लगाया। छोटी सी रिचुअल जो अब बस रिचुअल रह गई थी, उसमें अब वो गहराई नहीं थी जो पहले होती थी। फिर रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई सुमन का सबसे पसंदीदा कोना। 6 बाय 8 के उस छोटे से कमरे में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। वहां उसने प्यार से चूल्हे के पास लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति रख रखी थी। हर सुबह सबसे पहले वही नमस्कार करती थी। गैस जलाई, कुकर में चावल धोए, अदरक छीला, इलायची कूटी। चाय की खुशबू जो धीरे धीरे पूरे घर में फैलती, वो सुमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ले आती। वही 15-20 मिनट, दिन के वो अकेले मिनट जब घर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, न कोई टोका टाकी, न कोई एक्सपेक्टेशंस, बस सुमन और उसके ख्यालों की दुनिया। वो अक्सर सोचती, कितनी खुशनसीब है वो। शादी से पहले माँ कहती थी, बेटा, ससुराल में सबसे बड़ी चीज होती है अच्छी सास। अगर सास अच्छी हो तो घर जन्नत बन जाता है। और सुमन को तो लॉटरी मिल गई थी। कुसुम जी, उसकी सास, जो पहली मुलाकात से ही इतनी प्यारी लगी थी, जिसने शादी के पहले दिन सुमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा था, बेटा, ये घर अब तेरा भी उतना ही है जितना मेरा, तू अपने आप को कभी बाहर की मत समझना। वो दिन सुमन के लिए सबसे खूबसूरत दिन था। पहले 2 साल उफ, कितने प्यारे थे। सुमन को याद है, सुबह जब वो चाय लेकर कुसुम जी के पास जाती थी तो वो कितने प्यार से कहती थी, अरे वाह बेटा, तेरी हाथ की चाय का जवाब नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी मैं बनाती हूँ। और फिर घंटों की बातचीत शुरू हो जाती। कुसुम जी अपनी जवानी के किस्से सुनाती, कैसे उन्होंने ससुराल में एडजस्ट किया, कैसे उनकी सास थी, शर्मा फैमिली की पुरानी यादें। सुमन एकदम ध्यान से सुनती, हर बात पर रिएक्ट करती। मम्मी जी, सच, फिर क्या हुआ? वो बच्ची की तरह पूछती। अरे बेटा, तब के जमाने में तो और भी मुश्किल होता था। अब तो तुम लोगों के पास सब कुछ है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फ्रिज। हम तो हाथ से ही सब करते थे। सुमन शर्मा कर कहती, आपने तो बहुत मेहनत की है मम्मी जी, मैं तो कुछ भी नहीं करती आपके सामने। कुसुम जी प्यार से उसका हाथ थपथपाते हुए कहती, अरे नहीं बेटा, तू बहुत मेहनत करती है। और वैसे भी अब तू है ना, मुझे तो चैन मिल गया। रवि का खाना पीना, घर की साफ सफाई, मैं तो अब रिलैक्स करती हूँ। दोपहर में रवि जब ऑफिस चला जाता और ससुर जी सो जाते, तब सुमन और कुसुम जी बालकनी में बैठकर सब्जी काटती। वहां से बाहर का नजारा दिखता था, रास्ते पर चलते लोग, स्कूल से वापस आते बच्चे, सब्जी वाली की आवाजें।
कुसुम जी बताती थी कैसे रवि बचपन में सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। इस लड़के को तो छुपाकर खिलाना पड़ता था, हर चीज में छुपाकर डाल देती थी, लौकी को पराठों में, पालक को पकौड़े में, तब जाके खाता था। दोनों हंस हंस कर पागल होते जाते थे। सुमन कहती, अब भी तो यही हाल है मम्मी जी, कल लौकी बनाई थी, मुंह बना रहा थे। अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, शर्मा जी को भी सब्जियां हजम नहीं होती। कुसुम जी हंसती थी। शाम को जब रवि ऑफिस से आता, थोड़ा टायर्ड होता, तो सुमन गरम चाय और समोसे या पकौड़े बना कर देती। उसकी छोटी सी कोशिश देखकर रवि के चेहरे पर जो खुशी आती थी ना, वो सुमन के लिए दुनिया जीत लेने जैसा लगता था। सुमन यार तुम तो कमाल करती हो, इतनी अच्छी बीवी मिली है मुझे, रवि प्यार से कहता। कुसुम जी भी साइड से बोलती, हाँ बेटा तेरी किस्मत अच्छी है, सुमन जैसी बहू 1000 में एक मिलती है। उस वक्त सुमन को लगता था कि उसकी जिंदगी कंप्लीट है, एक प्यारा पति, समझदार सास ससुर और प्यार से भरा घर। और क्या चाहिए था उसे। त्योहारों का तो क्या कहना, दिवाली आती तो सुमन महीने भर पहले से प्लानिंग शुरू कर देती। कुसुम जी के साथ बैठकर लिस्ट बनाती, क्या क्या साफ करना है, क्या क्या बनाना है, किससे मिलने जाना है। मम्मी जी इस बार पड़ोस वाली वर्मा आंटी को भी नींबू का अचार दे देते हैं, बहुत पसंद करती हैं, सुमन कहती। हाँ बेटा अच्छा आइडिया है। और शर्मा अंकल को बेसन के लड्डू, कुसुम जी ऐड करती। सफाई के दिन सुमन सुबह 5 बजे उठ जाती, सब कुछ अलमारियां, खिड़कियां, छतें सब चमका देती। कुसुम जी भी उसका साथ देती। लंच में दोनों खाना एक साथ बैठकर खाते, टीवी चलाकर कोई कॉमेडी शो देखते, हंसते मजे करते। रंगोली सुमन बनाती थी, बहुत खूबसूरत, पड़ोस के लोग रुक रुक कर देखते थे। सुमन बेटी ने बनाई है, हाथ का हुनर है बच्ची में, कुसुम जी प्राउडली कहती थी पास से गुजरते लोगों से। सुमन शर्मा जाती, बस मम्मी जी आप ही ने तो सिखाया है। सच में सुमन के लिए कुसुम जी अब एक माँ बन गई थी। वो अपनी असली माँ से बात करते वक्त कहती, माँ मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ससुराल में हूँ, मम्मी जी इतना प्यार करती हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि पराया घर है। उसकी माँ खुश होती, भगवान का शुक्र है बेटा, तेरी सास ससुर अच्छे हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। वीकेंड पर जब रवि की छुट्टी होती, चारों लोग मिलकर मूवी देखने जाते या फिर बाहर खाना खाने, रास्ते में आइसक्रीम लेते, छोटी छोटी खुशियां, नॉर्मल फैमिली जैसी, बिल्कुल परफेक्ट। सुमन रात में सोने से पहले रवि से लिपट कर कहती, रवि आई लव यू, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। रवि मुस्कुराता, मैं खुशकिस्मत हूँ सुमन कि तुम मिली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बिल्कुल उन मूवीज जैसा, उन नॉवेल्स जैसी। पर दोस्तों असली जिंदगी मूवीज नहीं होती, यहाँ स्टोरीज के ट्विस्ट अचानक आते हैं, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना वार्निंग के। हवा का रुख बदलना, बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, वो बूंदों की तरह होता है। पहले एक बूंद, फिर 2, फिर 3, और जब आपको पता चलता है तब तक तूफान आ चुका होता है। सुमन को पहली बूंद तब महसूस हुई जब उसने अपनी कॉलेज की सहेली नेहा की शादी में जाने की बात की। मम्मी जी नेहा की शादी अगले महीने है, दिल्ली में है, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, सुमन ने एक दिन नाश्ता बनाते समय कुसुम जी से कहा। कुसुम जी ने अखबार से नजर उठाई, उनके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे किसी ने उन्हें कोई गलत बात कह दी हो। दिल्ली 2 दिन के लिए? उनकी आवाज में एक अजीब सा स्वर था। हाँ मम्मी जी, बहुत पुरानी सहेली है, उसकी शादी है, बुला रही है। कुसुम जी ने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया। देख सुमन, मैं तुझे मना नहीं कर रही हूं, पर यह सोच के दिवाली आने वाली है, घर की सफाई कौन करेगा और रवि का खाना पीना। सुमन थोड़ी उलझन में पड़ गई। मम्मी जी अभी तो दिवाली में 1 महीना बाकी है और रवि भी तो रहेगा ना, वो संभाल लेंगे। संभाल लेगा? कुसुम जी का स्वर थोड़ा तेज हो गया। बेटा लड़कों को घर गृहस्थी की चीजों का क्या पता होता है, और मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं अब, मुझसे इतना सब नहीं हो पाता। सुमन ने बहस नहीं की, वो चुप हो गई। रात को जब उसने रवि से बात की तो रवि ने भी सामान्य अंदाज में कहा, अरे सुमन मम्मी सही कह रही हैं, इतनी जरूरी है क्या जाना, नेहा से वीडियो कॉल कर लेना, वैसे भी दिवाली की तैयारी होगी, थोड़ी मदद कर देना मम्मी की। सुमन ने सोचा, हाँ शायद वो ज्यादा सोच रही है, ससुराल है, जिम्मेदारी तो होगी ही। उसने नेहा को मैसेज भेज दिया, माफ करना यार मैं नहीं आ पाऊंगी, घर पर काम है। नेहा ने समझ लिया, पर सुमन के दिल में एक हल्का सा खालीपन रह गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपनी खुशी को पीछे रख दिया था, पर यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे कुसुम जी के स्वर में बदलाव आने लगा। पहले जो बेटा प्यार से कहती थी, अब वो एक औपचारिक शब्द बन गया था। पहले जो गलती होने पर कोई बात नहीं कहती थी, अब वो चुप रहने लगी थी। एक ऐसी चुप्पी जो तानों से भी ज्यादा तकलीफ देती थी। एक दिन सुमन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, सामान्य बातें,
घर का हाल चाल, पापा की तबीयत, उसके भाई की नौकरी। लगभग 25 मिनट का कॉल रहा होगा। जब उसने फोन रखा, कुसुम जी ने ड्राइंग रूम से आवाज लगाई। बहुत लंबी बात हो गई लगती है। सुमन मुस्कुराकर बोली, हाँ मम्मी जी, माँ थी, काफी दिनों बाद बात हुई थी। अच्छा? कुसुम जी ने उसे अजीब नजर से देखा। पूरा दिन फोन पर ही लगी रहोगी क्या? बिजली का बिल, फोन का बिल, ये सब पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। सुमन स्तब्ध रह गई। फोन बिल? अनलिमिटेड प्लान था, और बिजली सिर्फ फोन चार्ज करना। पर उसने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दी और रसोई में चली गई। पर अंदर से वो बहुत आहत थी। पहले तो यही कुसुम जी कहती थी कि बेटा अपनी माँ से रोज बात किया कर, उन्हें तेरी याद आती होगी। अब अचानक ये सब क्या हो गया था? फिर रसोई के ताने शुरू हो गए। सुमन, आज दाल में नमक कम था, सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई, रोटी ठीक से नहीं पकी, तेल की कितनी बर्बादी करती हो, हमारे जमाने में हम इतने में पूरा महीना चला लेते थे। हर दिन एक नई कमी, हर खाने पर एक नई शिकायत। सुमन कोशिश करती, रेसिपी बदलती, नमक मिर्च का ध्यान रखती, फिर भी कुछ ना कुछ गलत ही निकलता। सबसे ज्यादा चुभता था वो मायके वाला ताना। तुम्हारे मायके में भी ऐसा ही खाना बनता था क्या? ये लाइन सुमन के दिल में सीधे चुभ गई, क्योंकि इसका मतलब क्या था कि उसने घर से कुछ सीखा ही नहीं, कि वो काम नहीं करती, कि वो अच्छी बहू नहीं है। सुमन की माँ ने उसे बहुत प्यार से सब सिखाया था, खाना बनाना, घर संभालना, रिश्ते निभाना। और जब कोई उसकी माँ की परवरिश पर सवाल उठाता तो दिल टूट जाता था। पर सुमन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो ऐसी नहीं थी, उसकी परवरिश ही ऐसी थी। बुजुर्गों का सम्मान करो, झुककर जियो, समायोजन करो। तो वो बस सुन लेती, चुप रहती। आंखें भर आती तो चूल्हे की आंच का बहाना बना लेती, आंखों में धुआं लग गया है। रात को जब रवि आता तो सुमन की निगाहें उसकी ओर उम्मीद से देखती। शायद रवि कुछ पूछे, तुम ठीक हो, कुछ परेशान लग रही हो। पर रवि कुछ नहीं पूछता। वो फ्रेश होकर आता, खाना खाता, टीवी देखता और सो जाता। एक रात सुमन ने हिम्मत करके कहा, रवि, मम्मी जी आजकल मुझसे बहुत चिड़चिड़ी रहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? रवि ने फोन की स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, अरे सुमन, मम्मी बुजुर्ग हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है, तुम छोटी छोटी बातों का मुद्दा क्यों बना रही हो? पर रवि, मैं सच में। सुमन प्लीज, रवि थोड़ा चिढ़कर बोला, मैं दिन भर काम करके थक कर आता हूं और तुम ये छोटी छोटी घरेलू लड़ाइयां ले आती हो। नजरअंदाज करो ना यार, औरतें भी ना। औरतें भी ना। उस रात सुमन को समझ आ गया कि इस लड़ाई में वो अकेली है। रवि को शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या है। उसके लिए ये छोटी बातें थी, पर सुमन के लिए ये उसकी रोज की जिंदगी थी। अधिकार या प्यार? 1 महीने में स्थिति और भी खराब हो गई। कुसुम जी का व्यवहार अब अधिकार जताने जैसा हो गया था। उन्हें लगता था कि सुमन ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है, जबकि सुमन ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। जब भी रवि और सुमन की कोई प्लानिंग होती, फिल्म, डिनर, किसी दोस्त के घर जाना, कुसुम जी बीच में आ जाती। रवि बेटा, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, बाजार से दवा ले आना। रवि, डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट तय करवानी है, कल छुट्टी ले लेना। रवि, मुझे बैंक जाना है, कुछ काम है। हर बार कुछ ना कुछ। एक संडे था, रवि और सुमन ने प्लान बनाया था एक रेस्टोरेंट में जाने का। बहुत दिन बाद दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने वाले थे। सुमन ने तैयार भी हो ली थी, नए कपड़े पहने थे, थोड़ा मेकअप भी किया था, रवि भी रेडी था। तभी कुसुम जी दरवाजे पर आईं। उनका चेहरा बहुत दुखी था। तुम लोग जा रहे हो बाहर? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। हाँ मम्मी, सोचा था लंच कर लें बाहर, रवि ने कहा। कुसुम जी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, मैं घर पर हूं। मेरा तो मन भी नहीं है कुछ खाने का, खिचड़ी बना लूंगी अपने लिए, पर तुम लोग एंजॉय करो। वो टोन, वो अंदाज, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया हो। सुमन ने रवि की तरफ देखा। रवि अनकंफर्टेबल लग रहा था। मम्मी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, रवि ने कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी अब बुढ़िया हो गई है, बाहर जाने में अब कोई मजा नहीं आता, तुम दोनों जाओ। पर रवि का मूड खराब हो गया। वो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहता था अब। सुमन, छोड़ो यार, आज मम्मी का मन नहीं है, घर पे ही खाना खाते हैं। सुमन के अंदर जैसे कुछ टूट गया उस पल। वो तैयार होकर खड़ी थी, उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी, सब 1 सेकंड में खत्म। ठीक है, वो धीरे से बोली, और फिर रसोई में चली गई खाना बनाने। ड्राइंग रूम से कुसुम जी की आवाज आई, पड़ोसन से फोन पर बात करती हुई, हंसते हुए, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुमन समझ गई, तबीयत खराब होना ये एक बहाना था, एक तरीका था रवि को अपने पास रखने का। पर बुरा कौन मान सकता है?
वही तो माँ है रवि की, उसका हक बनता है। सुमन ने अपने आप को ही गलत माना। शायद वो सेल्फिश हो रही थी, शायद वो रवि को उनकी माँ से दूर कर रही थी। वो रात सुमन ने सारी नाइट अपने इमोशंस को ब्लेम करते हुए बिताई। धीरे धीरे सुमन की आइडेंटिटी खो गई। पहले वो रवि की बीवी थी, कुसुम जी की बहू थी। अब वो बस एक काम वाली बन गई थी, सिर्फ काम करने के लिए, बिना किसी एहसास, बिना किसी अहमियत के। सुबह 6 बजे उठना, सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाना। रवि को पोहा पसंद है, कुसुम जी को उपमा, ससुर जी को परांठा, तीनों अलग। दिन में घर साफ करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, दोपहर में खाना बनाना, फिर से सबकी पसंद अलग अलग। शाम को चाय नाश्ता, रात को डिनर, फिर बर्तन सफाई, कल के लिए तैयारी। और ये सब करते करते कब रात के 11 बज जाते पता ही नहीं चलता। सुमन थक जाती बहुत ज्यादा, पर कोई पूछता नहीं था, सुमन तुम थक गई हो, रेस्ट कर लो। अगर वो थोड़ी देर बैठ जाती तो कुसुम जी कहती, आजकल की जनरेशन को काम करने की आदत ही नहीं है, थोड़ा सा काम करो तो थक जाते हैं, हमने कितना काम किया है अपनी जिंदगी में। सुमन उठकर फिर से काम में लग जाती। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, उसकी कोई खुशी नहीं रही, वो बस एक ड्यूटी निभा रही थी, इमोशंस को बंद करके। उसने अपने आप को नम्ड कर लिया था, क्योंकि फील करना दर्द देता था, तो बेहतर था कुछ फील ही ना करो। एक शाम सुमन की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार चढ़ गया, 102 डिग्री। वो लेटी रही बिस्तर पर, सर चक्कर आ रहा था, बॉडी में दर्द हो रहा था। रवि ऑफिस गया हुआ था, ससुर जी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। कुसुम जी आई सुमन के कमरे में। सुमन को लगा शायद वो पूछेंगी, क्या हुआ, दवाई लेनी है क्या? पर कुसुम जी ने कहा, सुमन शाम की चाय बन गई या नहीं, रवि आने वाला होगा। सुमन ने आंखें खोली, उन्होंने देखने की कोशिश की। मम्मी जी, मुझे बुखार है बहुत तेज। हाँ हाँ ठीक है, दवाई खा लेना, पर पहले चाय तो बना दो, रवि थका हारा आता है, उसे चाय चाहिए होती है। ये कह के कुसुम जी चली गई। सुमन वहीं लेटी रही, आंखों से आंसू निकले, तकिए में समाये। 102 डिग्री बुखार और उसे चाय बनानी है। वो उठी, लड़खड़ाती हुई रसोई में गई, हाथ कांप रहे थे, सर घूम रहा था, पर उसने गैस चलाई, अदरक कूटा, हर चीरा जैसे उसने अपने दिल को काट रहा हो, चाय बनाई। रवि 7 बजे आया। अरे यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, वो कहते हुए फ्रेश होने गया। सुमन ने चाय कप में डाली, ट्रे में रखी, ड्राइंग रूम में ले गई। रवि ने एक सिप ली और मुंह बना लिया। यार सुमन, आज चाय में वो बात नहीं है, थोड़ी फीकी है, ठीक से बनाया था? सुमन खड़ी रही, बस खड़ी, उसने कुछ नहीं कहा। रवि फिर मोबाइल में घुस गया। कुसुम जी ने कहा, हाँ सुमन, सच में आज थोड़ी फीकी है। सुमन रसोई में वापस आई, दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। उसने कुकर की तरफ देखा, उसने अपने कांपते हाथों की तरफ देखा। उसने महसूस किया वो मर गई है। वो लड़की जो हंसती थी, खुश होती थी, वो मर गई है। अब बस एक मशीन है जो काम करती है। उस रात सुमन को 103 डिग्री बुखार हो गया। रवि ने टैबलेट दे दी, लो खा लो, सुबह तक ठीक हो जाओगी। सुमन ने टैबलेट खाई और सो गई। सुबह उसका बुखार थोड़ा कम हुआ, वो फिर उठकर रसोई में खड़ी थी, नाश्ता बना रही थी, क्योंकि ड्यूटी है, काम करना है, फील करने का हक नहीं है। आज भी उस घर में सब कुछ नॉर्मल दिखता है। सुबह 6 बजे सुमन उठती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है। रवि ऑफिस जाता है, कुसुम जी टीवी देखती हैं, ससुर जी अखबार पढ़ते हैं। दोपहर में खाना, शाम को चाय, रात को डिनर, सब रूटीन है, सब सेट है। पर सुमन गायब है। वहां एक शरीर है जो काम कर रहा है, पर सुमन, वो लड़की जो सपने देखती थी, वो कहाँ है? वो अब बालकनी में नहीं बैठती, वो अब रंगोली नहीं बनाती, वो अब गुनगुनाती नहीं, उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं है, वो अब हंसती नहीं है। रवि को शायद फर्क भी नहीं पड़ा, उसके लिए सब नॉर्मल है। कुसुम ली को भी शायद फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो यही चाहिए था, एक सुनहरी बहू जो बस काम करे। पर सुमन अंदर से खो गई है। वो रात को सोने से पहले अक्सर सीलिंग को देखती है और सोचती है, किस पल में सब बदल गया, कब वो बेटी जैसी बहू से सिर्फ बहू बन गई। जवाब उसे नहीं मिलता, बस एक खामोशी है, एक घुटन है और जिंदगी है जो रोज जीनी है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सपने के, बिना किसी खुशी के। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या सच में खत्म हुई? नहीं दोस्तों, ये कहानी अभी भी चल रही है, हजारों घरों में, लाखों सुमनों की आंखों में, उन बहू बेटियों में जो रोज उठकर मुस्कुराती हैं, लेकिन अंदर से टूटती जा रही हैं।
हम अक्सर सोचते हैं कि हिंसा सिर्फ हाथ उठाना होता है, चिल्लाना होता है, मारना होता है, लेकिन नहीं। किसी की हंसी छीन लेना ये भी हिंसा है। किसी के सपनों को रोज थोड़ा थोड़ा करके मारना ये भी हिंसा है। किसी को ये महसूस कराना कि वो घर में अपना नहीं है, ये भी हिंसा है। इसे कहते हैं इमोशनल हरासमेंट, और ये उतना ही दर्दनाक होता है जितना शारीरिक उत्पीड़न। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके निशान दिखाई नहीं देते, ये अंदर होते हैं, दिल पर, आत्मा पर। सुमन ने समझौता कर लिया क्योंकि उसे यही सिखाया गया था, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, थोड़ा झुक जाओ। शादी के बाद खुशी सिर्फ अपनी नहीं, सबकी सोचनी पड़ती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि खुद को इतना झुका देना कि टूट जाओ, ये गलत है। कोई नहीं बताता कि अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपनी पहचान, ये सब जरूरी है। कोई नहीं बताता कि अगर रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान समझौता कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, मजबूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुमन को बोलना चाहिए था? क्या रवि को अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना चाहिए था? क्या कुसुम जी गलत थीं, या वो भी शायद अपनी असुरक्षाओं में कैद थीं? सच ये है, इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है, बस एक टूटी हुई सोच है। एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि बहू को सब कुछ सहना चाहिए क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी निभाना और खुद को खत्म कर देना, ये दो अलग बातें हैं। अगर आपके आसपास कोई सुमन है, कोई बेटी, कोई बहन, कोई दोस्त, तो कृपया बस एक बार उनसे पूछिए, तुम ठीक तो हो? बस यही, ये छोटे से 3 शब्द। शायद आपका ये एक सवाल उन्हें थोड़ी हिम्मत दे दे, शायद वे अपना दर्द बता सके, शायद वे खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करें। और अगर आप खुद सुमन हो तो कृपया अपनी आवाज उठाइए, अपने लिए खड़ी हो जाइए। ये स्वार्थी होना नहीं है, ये जरूरी है। याद रखिए, समझौते का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता, प्यार का मतलब खुद को नष्ट करना नहीं होता, रिश्ते निभाने का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। कहानी सुनाने से पहले मैं सोचता था क्या लोग इससे जुड़ पाएंगे, लेकिन अब जानता हूं बहुत लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि ये सुमन की कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए, शायद ये किसी और तक पहुंचे जो इसमें अपनी आवाज सुन सके। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और याद रखिए, आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी खुशी महत्वपूर्ण है, आपका होना महत्वपूर्ण है। जय हिंद।